इतना टाइम क्यों लगा रहा है रिकॉर्डिंग में? So now we are starting with inference rules. Terminology note down करिएगा. Inference rules. ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में आएगा पहला पॉइंट, क्योंकि मेरा कंसर्न लर्निंग है कि डीबीएमएस मींस डीबीएमएस अपार्ट फ्रॉम सिलेबस अगर भी हम सोच रहे हैं तो भी हम लोग उसको डिफेंड कर पाएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड है अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे तो, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ तब वो शायद एग्जाम में नहीं आए, पर वो कहीं ना कहीं आएगी जरूर रियल लाइफ में अगर आप किसी को करियर चूज करते हैं। तो आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स रूल्स ये आपको सिलेबस में है। This one, Armstrong एग्जाम्स, यही मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे। इन्फेरेंस रूल्स आर द आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स। तो आप आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स के नाम से भी आ सकता है आपको, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के इन्फेरेंस रूल्स के नाम से भी आ सकता है। बाइनरी में आपने पढ़े होंगे, बाइनरी पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में? ये सेट थ्योरी है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। स्टार्ट ये क्या क्या होता है। अल्टीमेटली हम लोग को जैसे प्रूव करते हैं ना, एक रूल दिया होता है, दूसरे दूसरे रूल्स लगा के और प्रूव कर देते हैं LHS = RHS काइंड ऑफ थिंग्स। तो वैसे ही हमारे पास में कुछ जैसे फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुल मिला के लॉजिक्स रहेंगे एक। तो अगर हमारे पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है तो ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज पॉसिबल जितनी भी हो निकाल दो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ एफडीज। क्लोजर दो होते हैं, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट और डिटरमिनेंट, जिसको हम यूज करते हैं कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए। एक डिटरमिनेंट पकड़ते हैं और उससे जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका एक सेट बोलते हैं, उस सेट को हम बोलते हैं क्या? एट्रीब्यूट क्लोजर। एक होता है एफडीज का क्लोजर, मतलब हमारे पास 4 एफडीज दिया हुआ है, उन 4 एफडीज से और कितना एफडीज जनरेट कर सकते हो। तो वी हैव दैट सेट ऑफ रूल्स, हम वो लगाएं। सपोज A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C है और A टेंड्स टू C नहीं है, तो A टेंड्स टू C भी लिख दो बाय ट्रांजिटिविटी। इस तरीके से आपके रूल रहेंगे। अब मैं वो रूल 1 बाय 1 बताता हूँ। लॉजिक्स क्लियर हो गया? एक तो एक्सपांड करने के लिए और जस्ट अपोजिट श्रिंक करने के लिए। आपके पास 25 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है और बोलेंगे रिडंडेंट हटा दो। A to B, B to C है तो A to C रिडंडेंट है, हटा दो। वही अगर क्लोजर निकालना है बढ़ा दो। तो 2 तरह के ऑपरेशंस आएंगे, एक मिनिमाइजेशन ऑफ एफडीज और क्लोजर ऑफ एफडीज। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक में एक्सपेंशन करना है और एफडीज बढ़ाना और एक में कम करना। ये 2 लॉजिक्स अब कैसे, उसके लिए ये रूल्स है, ठीक है। इन्फेरेंस रूल्स, ठीक। आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट रूल, ये आप जब करेंगे ना कि आपने एक एफडी से दूसरा एफडी बढ़ाया, तो आपको साइड में लिखना पड़ता है बाय विच रूल। यू कैन राइट दैट रिफ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट रिफ्लेक्सिबिलिटी सेज, इफ B is a subset of A, then we can say A tends to B। क्या मतलब है? B A पे डिपेंड करता है कब? जब B A का सबसेट। फॉर एग्जांपल, जैसे
नाम और इनरोलमेंट नंबर एक सेट है, तो इसका सबसेट क्या हो गया? नाम। इसका सबसेट क्या हो गया? इनरोलमेंट नंबर। Yes or no? So if there is a attribute or a set of attribute or determinant, that is what? Name and enrollment number. If there is a determinant, name and enrollment number, so we can say name and enrollment number. We can determine the value of name from name and enrollment number. We can determine the value of enrollment number from name and enrollment number. Answer me. Clear? So भाई मैं जो कंपोजिशंस मेरे हैं उनको तो मैं डिटरमाइन कर ही सकता हूँ. That's it. That है. Ayush. Yes. Next, argumentation. If A tends to B, then दोनों साइड पे कोई भी एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा अपेंड कर दो. If A tends to B, AC tends to B. Is it clear? क्योंकि C ऑलवेज C को डिटरमाइन करेगा. सेल्फ डिटर्मिनेशन. और अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन कर रहा है तो उसको किसी के भी साथ रख दो, वो उसको डिटरमाइन करेगा ही सही. बात समझ आ रही है? अगर C को डिटरमाइन करेगा तो BC भी करेगा कि नहीं करेगा? और BC A को तो कर ही रहा था ना. That's it. लॉजिक समझ में आया? So that is second augmentation. अब augmentation लग रहा है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर कई बार क्या होगा, जैसे A से B लिखा है पर आपको A से C BC कर देंगे ना, और BC से सपोज D है और आपको ट्रांजिटिविटी बनानी है. क्या बनानी है? ट्रांजिटिविटी. तो आपको ऑगमेंटेशन लगाना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? तो सेकंड रूल इज ऑगमेंटेशन. थर्ड इज ट्रांजिटिविटी. A to B exists and B to C is also exists. Then we can say A to C will be transitive. तो अगर हम बोलेंगे क्लोजर निकालो और A to B B to C है, तो A to C खुद ब खुद लिख देंगे हम, क्योंकि हम क्लोजर ही. हम बोलेंगे A to B B to C और A to C है और मिनिमाइजेशन करना है, तो A to C को हटा देंगे. राइट? ये तीनों रूल क्लियर. नेक्स्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन. A to A. A to A. नेक्स्ट, डीकंपोजिशन. कहीं भी नोट डाउन कर लो हमेशा मतलब याद रखना हमेशा, तो नोट डाउन नहीं करते. दैट्स व्हाट decompositions will be can be possible with always with the right hand side attributes. Always with the right hand side. इसका मतलब ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड से मोबाइल चलाना. ठीक है? So suppose we are having A tends to BC, so we can decompose the BC. A tends to B and A tends to C, like that. But suppose we are saying AB tends to C. What we are having? AB tends to C, so we can't say decompose the left hand side. AB tends to C, so we can say A tends to C and B tends to C. We can't do that. Determinant को decompositions कभी भी नहीं होगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो एट्रीब्यूट से मिला के मैं तीसरे को डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो उसके एक से डिटरमाइन हो जाए, that's not sure. That may be possible, but that not sure. That clear? So decomposition rule कहाँ लगेगा? Right. Dependent. और वाइवा या इंटरव्यूज में जाएंगे तो राइट हैंड साइड बोलेंगे लेमन लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा. We go with professional, so we are saying dependent. Right? So next, union. Union is again with right. It's just opposite to decomposition. अब यूनियन का यूज हम कब लगाएंगे? जब हमको मिनिमाइजेशन करना हो. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो एफडीज होगी, A to B और A to C. मिनिमाइजेशन करना है तो हम A to BC कर देंगे और ये दोनों हटा देंगे.
जब हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी बढ़ानी है और हमारे पास ए से बी सी होगा तो ए से बी सी से हम ए से बी और ए से सी कर देंगे, राइट। कंपोजिशंस, ए से बी एंड ए से डी, then we can write AC to BD. अब तो लग रहा है तुम बहुत इजीली समझाने के रुक गए ना। ऐसा तो नहीं कि यार उधर तो C जोड़ दिया इधर D जोड़ दिया और बराबर कैसे हो गया, ऐसा तुम लग रहा है? मुझे तो बहुत लगता था बचपन में। हम ए से बी एक फंक्शन एफडी है और सी से डी एफडी है। अगर सी से डी हो, सी से डी की जगह तो फिर हम ऐसा लिख लेंगे। आप फिर सुनो, ए से बी हो, सी से बी, तो फिर हम ऐसा ए सी टू बी मतलब यूनियन कर सकते हैं क्या? यूनियन नहीं हो सकता है ऐसे। यूनियन करके मिलेगा क्या? वही तो ऑलरेडी है, ए सी टू बी। लेफ्ट माना पड़ी सर, लेफ्ट माना पड़ी, राइट माना नहीं होगा। अभी ये सब यही सब तो प्रूव करेंगे हम आगे, तो ये इन रूल्स को यूज करके प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल है। सपोज आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंड ही कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर। तो हम दोनों मिलके इनका वैल्यू डिराइव कर सकते हैं कितने, क्योंकि मैं इंडिविजुअली इसका कर सकता हूँ, इंडिविजुअली इसका कर सकता है, तो हम दोनों मिलके तो और भी कुछ कर सकते हैं। क्या दिया नहीं कर सकते। रूल क्लियर? एक और रूल होगा शायद जो इसमें नहीं होगा, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अगर नहीं होगा तो। नहीं है, दैट्स अ सिंबल A plus, it's an attribute closure, right? Whatever the attribute we are having or determinant, because determinant having the set of attributes, right? So ये symbol है और ये symbol में ये rules हम लोग लगाएंगे और ये rules लगा के कितने अदर जो आपके FDs है उनको हम जोड़ सकते हैं, है ना? लॉजिक क्या रहेगा हमारा? ये मिनिमल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी बाद में करेंगे, हाँ? इसको बस शॉर्ट में दिखा रहा हूं। क्या करेंगे? कवर्ड बाय या मिनिमल सेट, जिसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कम करते जाएंगे। अभी लॉजिक्स का पूरा एल्गोरिथम बताऊंगा मैं आपको, इसलिए बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है? चलिए, अभी मुझे जो रूल्स बताना था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ वापस से एफडी स्टार्ट करने पे। ये रूल मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैंने कल आपको एट्रीब्यूट क्लोजर बताया था, है ना? और एट्रीब्यूट क्लोजर के लिए मुझे क्या बताना था? आर्मस्ट्रांग रूल्स, है ना? वो नेक्स्ट चैप्टर में थे, पर मैंने आपको अभी उसको स्टार्ट किए। चलिए, तो हमने कैसे प्राइमरी की आइडेंटिफाई करना था ये देख लिया था। अब प्राइमरी की आइडेंटिफाई करने के लिए हमको डिटरमिनेंट का क्या निकालना था? एट्रीब्यूट क्लोजर। और एट्रीब्यूट क्लोजर में अगर हमको कोई एफडी जनरेट करनी है जो हमसे नहीं हो रही है, क्योंकि हमको क्या जनरेट करना है? ऑल अदर एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, तो हमको आर्मस्ट्रांग रूल्स का यूज करके और एक्सपांड करके और फिर भी हम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं। इसलिए अपन वहां स्विच किए, ठीक है? अब वापस कम टू दैट पॉइंट कि अब हमने क्या कर लिया है? हमारे पास एक टेबल था, वो टेबल से हमने क्या निकाल लिया है? सबसे पहले एफडीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिटरमाइन कर लिए। नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिटरमाइन करने के बाद मैंने क्या किया? पानी। उसके बाद क्या किया? कैंडिडेट की only determinant can be the candidate, then only
those determinants should be the candidate key that have all other attributes are directly or indirectly dependent on candidate key. Now, how to identify that directly or indirectly dependent on candidate key? So we need to find out the closure, attribute closure of what? Determinant. And if determinant have attribute closure have all other attributes except that part of the candidate key. So that can part of the determinant. So that can be the candidate. Okay. Now the part of the candidate keys are prime key attributes. Definitions क्योंकि अब आगे आएगी, normalization में आएगी. The part of candidate keys attributes are prime key, and other than this are non-prime. तो अब हम जो भी बोलेंगे ना कि ये इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो डिपेंडेंट वाले के लिए हम यूज करेंगे नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट और डिटरमिनेंट के लिए यूज करेंगे प्राइम की एट्रीब्यूट. तो हम क्या बोलेंगे? प्राइम की एट्रीब्यूट पे नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होना चाहिए. दैट्स इट. स्टार्ट करें नॉर्मलाइजेशन. अब उसका जो जितना भी बेसिक्स है नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट से स्टार्ट करने के पहले तक कैंडिडेट की तक वो हमारे पास है. अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना? हमारे पास रूल्स है. कौन से? फर्स्ट नॉट फर्स्ट एनएफ. फर्स्ट एनएफ के लिए मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. सेकंड एनएफ के लिए क्या नहीं होना चाहिए? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. थर्ड एनएफ के लिए क्या नहीं होना चाहिए? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं. तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट हमारे पास है. अब जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि डिटरमिनेंट है कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की कैंडिडेट की कैंडिडेट की. अब जो कैंडिडेट की नहीं है तो उसके सबसेट से डिराइव हो रहा है. अगर कोई इसी कैंडिडेट की के सबसेट से भी कुछ अगर एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है और वो एम्प्टी है तो एम्प्टी के आगे लिख दो पार्शियल. दैट्स नॉट फुल्ली. इसी सेट के सबसेट से भी अगर वही एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है जो उसकी सेट से हो रहा है, मतलब वो वाला जो सबसेट वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसको क्या बोलते हो आप? पार्शियल डिपेंडेंसी. और A to B A to C है, A to B और B to C है और A to C भी है, तो that A to C is ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो अब अपन को क्या मार्क करना है? और नेक्स्ट क्या मार्क करना है? फंक्शन डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कर ली. अब उनमें आइडेंटिफाई करो ट्रांजिटिविटी और पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि वही हमको प्रॉब्लम देने वाली है. तो प्रॉब्लम देने वाले हैं, हमको अलग करेंगे. कैसे करेंगे ये हम नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे. क्लियर? नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट एनएफ. ऐसा डायग्राम देखा कभी? 15 दिन वाला चांद कुछ ऐसे दिखता होगा. नहीं 15 वाला फुल होता है. 15 दिन वाला ऐसे ही होता है. अरे सॉरी 7 दिन. So first NF, if we are applying the data, if we are applying that first NF and that database satisfy that condition, now जितना सेटिस्फाई कर लिया उतना तो है ही. उसके बाद सेकंड एनएफ. तो अगर कोई सेकंड एनएफ में है मतलब वो फर्स्ट एनएफ में तो होगा. यही समझाने के लिए ये है. प्लेयर्स देन सेकंड एनएफ में है तो थर्ड एनएफ अप्लाई किया. इसका मतलब क्या है? अगर कोई थर्ड एनएफ में है, मतलब अगर कोई ये पूछ ले आपसे तो थर्ड एनएफ में है, अच्छा सेकंड में भी है, मतलब वो मूर्ख है. या फिर वो आपको मूर्ख बना रहा है. मतलब भाई भाई पूछ सकते हैं ऐसा तो नहीं बोलते सर आप मूर्ख हो यार. अरे वो आपको चेक कर रहा है कि आप तो नहीं हो. आप बोल दो हाँ नहीं हो सकता है. नहीं मतलब मैं मूर्ख नहीं. चलो तो ये क्लियर. नाउ बीसी थर्ड एनएफ के बाद में नेक्स्ट एनएफ अप्लाई करेंगे, दैट इज बीसी एनएफ. देन फोर्थ एनएफ, देन फाइव एनएफ, देन हायर फॉर्म मतलब और हायर फॉर्म होते हैं. दैट्स डी डोमेन की डीके एनएफ. ठीक है. बट प्रैक्टिकली व्हेन यू टॉक अबाउट, प्रैक्टिकली जब आप डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो तो थर्ड एनएफ अगर आपने अचीव कर लिया और रिस्ट्रिक्ट गए तो बीसी एनएफ, इसके ऊपर आप नॉर्म फॉर्म अप्लाई प्रैक्टिकली नहीं करते. ये इसके नीचे वाले जो है ना हाइपोथेटिकल है. ठीक है. तो 99% केसेस में जब भी आप प्रैक्टिकली डेटाबेस को आप नॉर्मलाइज करेंगे तो इट मेक्स थर्ड एनएफ और 1% में बीसी एनएफ.
ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए क्या है कि लेयर, बस कि कौन सा लेयर। अभी पन्ने बढ़ाने को ना पेजेस एक्स्ट्रा कॉपी भी तो लेना है मिक्सर में और मेन एग्जाम में। होगा क्या, प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स लेंगे यूजर से। अभी मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कौन सा, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स लेगा, उसके हिसाब से उसके पास कुछ फॉर्म्स होंगे। अभी जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए डेटा बनाना है तो क्या बोलेगा, सर अभी हम मैनुअल करते हैं, हमारे पास एक पन्ना है, इससे हम रजिस्टर करते हैं। जैसा पन्ना होगा उसमें वो उनका एडमिशन फॉर्म होता होगा, वो आपको देंगे। जहाँ हम इस तरह की रिपोर्ट निकालते हैं कि हम डेली हमने कितना कलेक्शन किया, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस, मतलब वी आर कलेक्टिंग सम काइंड ऑफ फॉर्म, सम काइंड ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूजर्स। देन डिफरेंट सोर्सेस। अब कुछ चीजें आपको जब आपको लगेगा कि यार ऐसा करने में क्या होगा, ये लोग कैसे करते होंगे, तब आप उनसे इंटरव्यूज लेंगे। एक्चुअल क्लाइंट तो वो शायद ऑनर है, पर वहाँ पे क्लर्क काम कर रहा है तो एंट्री कर रहा है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आती है आप सर्च कैसे करते हो, अच्छा ये करते हो होते हैं। अब मुझे क्या करना है, उसके बैकग्राउंड में मैंने एक पेज बनानी है। ठीक है, तो जितने भी सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं कि अरे ऐसा होगा तो डेटाबेस कैसे स्टोर करेंगे, ऐसा होगा तो डेटाबेस में क्या डेटा टाइप रखना चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको वो कैसे डील कर रहे हैं, उसके लिए आप उनसे इंटरव्यू करेंगे या आप उनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वहां से आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। उसके हिसाब से सारे के सारे डेटा, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको लग रहे हैं उससे अननॉर्मलाइज्ड टेबल आप फॉर्म करोगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। फिर रिपीटेड ग्रुप्स आप रिमूव करते जाओगे फर्स्ट एनएफ बना। कैसे करोगे बता रहा हूँ मैं, अभी जस्ट एक आउटलेयर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, देन आप फर्स्ट एनएफ अचीव कर लोगे। देन फर्स्ट एनएफ से सेकंड एनएफ अप्लाई करने के लिए क्या रिमूव करोगे, है ना। मैंने इसीलिए बोला सबसे पहले सारी एफडीज निकालने के बाद में क्या आइडेंटिफाई कर लो कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी ट्रांजिटिव, क्योंकि सेकंड एनएफ में अगर आपको अचीव करना है तो पार्शियल को अलग करना है। अलग कर दिया, अब आपके एफडी के सेट में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो आपका डेटाबेस किस में आ गया, सेकंड एनएफ। तो सेकंड एनएफ के बाद आप सेकंड एनएफ में अगर है और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर है और उसको रिमूव कर दिया तो हमारा डेटाबेस किस में आ जाएगा, थर्ड एनएफ। these are the practical things, है ना। अब उसके बाद फिर BCNF और फोर्थ एनएफ अप्लाई करते हैं। Now comes to that first NF. What that first NF says? Table that contain one or more repeated groups. Now what do you mean of one or more repeated groups? एक बंदा है, उसके 4 मकान हैं, मकान के लिए बता रहा हूँ। अभी 4 मकान होंगे और मेरा प्रॉपर्टीज का रो बनाऊंगा तो मेरा नाम अभिषेक तिवारी, प्रॉपर्टी नंबर 1 उसका डिटेल, मेरा नाम अभिषेक तिवारी, प्रॉपर्टी नंबर 2 उसका डिटेल, 3 डिटेल, 4 डिटेल। तो फॉर मी there is a group of informations are there, group of data are there. But what technically I says multi-valued attribute should not be, because for me if we are having 4 properties, so for properties we are having 4 values, yes or no? So उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उसको रिमूव करना। जो ग्रुप वैल्यूज हैं उनको रिमूव करना है। वन और मोर रिपीटिंग ग्रुप्स जो होंगे उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करना है फर्स्ट एनएफ का डेफिनेशन। क्या बोल रहा है फर्स्ट एनएफ का डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, द रिलेशन in which the intersection of each row and column contain
वन एंड ओनली वन वैल्यू, मतलब मल्टीपल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। पर इफ यू आर सेइंग अभिषेक तिवारी इज अ सिंगल रो, अभिषेक तिवारी, द नेम ऑफ द अभिषेक तिवारी सरनेम एंड फैकल्टी आईडी वगैरह वगैरह, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी column, so in that property column, for here we are having one row, but with that one row we are having four rows are there, so four groups are there na, in one group we are having four rows for property column। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं हो, अभी ऐसा करने से हटाना है, और हर रो और हर कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मैं चार प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ तो नाम, एड्रेस, नाम और आईडी में तो एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू मिल रही है, पर प्रॉपर्टी पे गया तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन पे चार वैल्यू मिल रही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में डेटा नहीं होगा अगर ऐसा डेटा है। लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल, दैट्स अ नॉर्मल डेटा। क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी का डेटा है, मतलब एक क्लाइंट है जो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, एक जो उसका ऑनर है और एक वो प्रॉपर्टी, ऐसा डेटा है। तो ऑनर नंबर, ऑनर नेम, ये प्रॉपर्टी का डिटेल है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, PG4 और PG16, उसके ऑनर कौन है, टीना एंड टोनी, टीना एंड टोनी, टोनी। PG36 PG16 किसकी है, टोनी की है, तो PG4 किसकी है, टीना। ये मैपिंग है, जब यहाँ से समझ में आएगा कि अब क्लाइंट से लेना देना नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी और इसका ऑनर का कुछ एसोसिएशन रहेगा। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी कब कौन रेंट पे ले रहा है, जैसे क्लाइंट, तो क्लाइंट का नेम, कौन सी प्रॉपर्टी, उसका क्या एड्रेस है और कब से कब तक उसने लोन पे आपने रेंट पे लिया है। जैसे हम देखते हैं कि ये क्लाइंट ने PG4 में रहा था, वो 1 जुलाई 2003 से लेकर 2004, और 2004 1 सितंबर से लेकर वो किस में रहा था, PG16 क्लाइंट। बात समझ में आया? हाँ, क्लियर है? तो वो डिफरेंट ड्यूरेशन में दो अलग अलग प्रॉपर्टी में रहा है, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी PG4 इस ऑनर ने इस जोन को इस ड्यूरेशन के लिए दी थी, और इस ऑनर ने इस एलाइन को, स्टुअर्ट को इस जोन, इस टाइम डोमेन के लिए दी, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो डेटा क्या है वो समझ में आ गया पहला, ठीक है। नाउ अब अगर ये डेटा क्लियर है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, क्या सिंगल वैल्यू दे रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंगल वैल्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सिंगल वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम टू वैल्यूज, not in first NF. Logic clear? Similarly, first second row first column single, first second row second column single, second row third column not single, third three values are. Now how to remove? For every property number we will give its client number, decomposition। बहुत सिंपल है कि मल्टीपल वैल्यूज है किसी के लिए, किसी के लिए CR76 के लिए 2 वैल्यू है, और CR56 के लिए कितनी वैल्यू है, तो उन तीन के लिए 3 बार लिख दो, उन दो के लिए 2 बार लिख दो। Repeated that single value for which you are having multiple values. That's it. तो अब ये 2 रो के बजाय अगर हम इसको नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, we will get that 5 rows and that data is converted into first. It's very simple. No need to do anything. No decomposition is required. Only repeated groups का जितना frequency है उतने टाइम single value को repeat करो. That's it. So now we are database in first NF. Right? Yes. क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है, फर्स्ट NF में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। चलिए, तो ये बहुत कम आएगा एग्जाम में। अब एग्जाम यहाँ का थोड़ा सा सिंपल होता है, ऐसा मैंने सुना है।
GTU का सिंपल अच्छा GTU का नहीं, MU का सिंपल होता है। तो सेकंड है, सेकंड है हाँ। ये जो कॉलम है वो चेंजिंग होता है कि मतलब जिससे हम कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी नंबर थी शायद थर्ड कॉलम थी, लेकिन वहाँ पर जो 1NF नहीं हो रहा था, उसकी वजह से हमें वो चेंज करना पड़ा। तो कॉलम नंबर भी चेंज हो जाएगा ना? नहीं, यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर शायद थर्ड कॉलम था और सेकंड क्लाइंट नहीं था। शिव शक्ति रेस्टोरेंट है रनसो नगर में, वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने 140 रुपीज में काठियावाड़ी थाली दिए। अभी उसमें दाल चावल और 2 रोटी और मालपुआ सब दिया। अब मेरा इच्छा है कि मैं पहले रोटी खाऊंगा फिर चावल खाऊंगा। उसका जो कैटरिंग था उसके हिसाब से उसने दिया। सिमिलरली कंटेंट वही है, उसने मैपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे शो किया है। अगर आप इस जगह शो करोगे ना, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। बट हमने करा क्या है, लॉजिक क्या करा है कि हमने हर क्लाइंट के लिए किसकी फ्रीक्वेंसी को मैच किया, प्रॉपर्टी नंबर, इसलिए उनको साथ में कर दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए वो पास कर सके। ऐसे कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसको अलग रखेंगे तो ही काठियावाड़ी थाली रहेगी और आप उसको पहले आपको रोटी खाना पड़ेगी और फिर वो खाना पड़ेगा। ऐसा क्या? नाउ सेकंड एनएफ के लिए फर्स्ट एनएफ में ऐसा ही होगा ना? कैसा? इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस हो गया सिंपल। हमको क्या लॉजिक क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या है? If we are third sem student of GTU in Marward University, the dress code is green T-shirt. That's it. Similarly, उसका रूल बोल दिया उसने कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे आपको क्या मिलना चाहिए? सिंगल वैल्यू। बस अब सिंगल वैल्यू मिल रही है, हमारा काम हो रहा है। और हम बहुत सिंपल सा लॉजिक सीख गए कि जिसके लिए वैल्यू रिपीटेड है वो रिपीटेड के लिए वो सिंगल वैल्यू को उतने टाइम तक। अब हमको पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये सब कंपैरिजंस और ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एनएफ का फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं। तो अब सेकंड एनएफ आया, हमने निकाला कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकलेगी। हमने बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे एक्सरसाइज करी, कैसे निकाला ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, बार-बार नहीं करेंगे, है ना? तो कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे निकाला और जैसे मैंने बोला ना मार्क कर लेना, तो मार्क किया हमने। अभी हम देख रहे हैं कि ये प्राइमरी की बनाया, ये हमने पार्शियल है। ये क्यों पार्शियल है? क्योंकि इसके सेट से इसके सबसेट से डिराइव हो रहा है ना? देन ऐसे ये पार्शियल है क्योंकि ये जो है ये एट्रीब्यूट ये इन दोनों का सबसेट है और ये प्राइमरी की है, तो इससे ऑल अदर एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे पता करा? इन दोनों का क्लोजर निकाला मतलब इन दोनों के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए। सारे एट्रीब्यूट आ गए मतलब ये क्या बन गया? प्राइमरी की। अगर ये दोनों से सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं तो इसके सबसेट से ये डिराइव कर रहे हैं अदर एट्रीब्यूट, तो ये क्या हो गया? पार्शियल। ठीक, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ना? तो हमने वो जो लॉजिक था कि सारी डिपेंडेंसीज निकालो, डिपेंडेंसीज निकालने के बाद क्या निकालो कि कौन सा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो लॉजिक है वो किस पे रहेगा? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सेकेंड एनएफ। व्हाट डज सेकेंड एनएफ सेज? सेकेंड एनएफ क्या बोलता है? द रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट में तो होगा, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई याद आए नहीं आए। अगर सेकेंड एनएफ बोला तो बोली तो फर्स्ट में तो होगा, थर्ड बोला तो बोलो सेकेंड में तो होगा, है ना? ये फिक्स है। अब वो जो वर्ड में बोल रहा था, एवरी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स डिटरमिनेंट वाले ओनली डिटरमिनेंट is fully functionally dependent on prime key.
मतलब फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब पार्शियल नहीं होना चाहिए, है ना? तो फुल्ली होना चाहिए मतलब पार्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसीज को ढूंढो और उसको हटा दो। ठीक, नाउ स्टार्ट। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने आइडेंटिफाई करी, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमने ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो प्राइमरी की बनाया। कैसे? ये रेंट प्रॉपर्टी और रेंट स्टार्ट भी कैंडिडेट किए, है ना, और ये क्लाइंट नंबर और रेंट स्टार्ट भी कैंडिडेट किए। इसमें किसी को डाउट है? एट्रीब्यूट क्लोजर, एंड इफ एट्रीब्यूट क्लोजर हैव ऑल अदर एट्रीब्यूट्स दैट मींस कैंडिडेट। तो कितनी कैंडिडेट की है यहाँ पे? कितनी है? लास्ट 3। उन 3 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, किसको? क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर। तो बाकी जो है वो कैंडिडेट की क्या बन गई? अल्टरनेटिव्स। स्टिल दे आर कैंडिडेट्स। सरकार कभी भी गिर सकती है। नाउ दो पार्शल की कौन कौन सी थी? क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नंबर, क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम। भाई ऑब्वियसली दिख रहा है हमको, क्लाइंट नंबर पता है तो नेम बता सकते हो या नहीं? है, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, बट क्लाइंट नंबर इज अ पार्ट ऑफ, इसका सबसेट है, इसलिए ये पार्शल है। तो ये दिक्कत दे रही है। दिक्कत कौन सी दे रही है? पार्शल वाली, उसको अलग कर दो, पहला। दूसरा, प्रॉपर्टी नंबर अगर आपको पता है तो प्रॉपर्टी का एड्रेस, उसका रेंट कितना है, उसका ऑनर कौन है और उसका नाम क्या है, बता सकते हो? तो ये प्रॉपर्टी नंबर से ये सब जो बता रहे हो, ये तो इसके कॉम्बिनेशन से भी पता लग जाएगा। तो अगेन ये भी क्या हो गया? पार्शल। मतलब एक टेबल तो प्रॉपर्टी वाला जो है वो अलग करना है, इसमें प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन हो, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एड्रेस, कौन ऑनर है, ये एक अलग टेबल बनाना है अपन को। और एक टेबल बनाना है क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नंबर, नेम और नंबर, ये दो अलग अलग टेबल बनाना है। और तीसरी टेबल जो इनकी मिक्स वाली है, जिनमें सारी चीजों का एसोसिएशन है, प्रॉपर्टी का एसोसिएशन ऑनर से, ऑनर का एसोसिएशन प्रॉपर्टी से, क्लाइंट का एसोसिएशन प्रॉपर्टी से, ये सारी चीजें तो होना चाहिए, वो एक टेबल तो एग्जिस्ट करे। फिर सेकंड एनएफ में दो टेबल अलग होगी, एक क्लाइंट की और एक प्रॉपर्टी की। क्लाइंट अलग हो गया। अभी क्लाइंट की वहां 4 होगी रिपीटेड, यहाँ कितनी हो जाएगी? पर जब जोड़ोगे कहां से? इससे, तब यहाँ क्लाइंट 76 कितनी बार है? 56 कितनी बार है? ज्वाइन लगाओगे, इक्विलिटी कंडीशन 76 से 76 दो बार हो जाएगा। ये पंखा बंद करो सबसे पहले। Sorry for the interruption, just 2 minute break.
Now continue the session with second NF. So second NF divides that table, single table, into three tables. That's first, that's common one, and second, that two partial dependencies converted into the different tables. तो एक टेबल था, एक फंक्शन डिपेंडेंसी था हमारा प्रॉपर्टी नंबर से, एक फंक्शन डिपेंडेंसी था प्रॉपर्टी नंबर से एड्रेस, रेंट, ऑनर नंबर एंड ऑनर नेम. वो एफडी अब यहाँ आ जाएगी इस टेबल में. एक एफडी था क्योंकि वही एफडी प्रॉब्लम दे रही थी, तो एफडी हट के कहाँ आ गई इस टेबल में. अब एक फंक्शन डिपेंडेंसी थी क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम, जो पार्शियल थी, जो प्रॉब्लम दे रही थी, वो यहाँ आ गई रिमेनिंग. अब ऐसी कुछ है जैसे एक फंक्शन डिपेंडेंसी थी ऑनर नंबर से ऑनर नेम, तो वो यहाँ तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ वो एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी यहाँ. ठीक है, सीधा एट्रीब्यूट्स. ये टेबल हो गई. अब ये टेबल हो गई तो प्रॉपर्टी और ऑनर वाला जो टेबल है जो आपने एफडी अलग किया है, उसका प्रॉपर्टी नंबर प्राइमरी की हो गया क्योंकि उसका डिटरमिनेंट कौन है, प्रॉपर्टी नंबर. और ऑल अदर एट्रीब्यूट दिख ही नहीं कि उस पर डिराइव्ड हो रहे हैं. प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की, क्योंकि इस फंक्शन डिपेंडेंसी को अलग किया क्लाइंट नंबर से क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नंबर प्राइमरी की हो गई. और इन दोनों का जो प्राइमरी की है वो तो रिमेनिंग वाली टेबल में पहले से. तो ये क्लियर, ये तीन टेबल बनी. और ये एफडी ना, थर्ड एनएफ मत देखो अभी, सेकेंड एनएफ का आउटपुट. तो जो प्रॉपर्टी ऑनर वाली टेबल बनी उसमें ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी जो कि पार्शियल थी वो आ गई, ये वाला, ये पार्शियल थी. और अब इसी का ही पार्ट ऑनर नंबर और ऑनर नेम है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टी भी उठ के कहाँ आ जाएगी, उसके साथ ही आ जाएगी. भाई जिसमें वो टेबल, जो टेबल जाएगी तो उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी तो जाएगी, है ना. तो ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी इधर आ गई. बची हुई तीन, जो प्रॉपर्टी नंबर, रेंट स्टार्ट, रेंट फिनिश वाली थी, वो वहीं रह गई. और ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ आ गई. ये क्लियर कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ होल्ड करेगी, जहां वो एट्रीब्यूट होल्ड करेगी वहीं वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड होगी. क्लियर. सेकंड है ना क्लियर. डिकम्पोजिशन क्लियर. यस. नाउ comes to the next point, that's transitivity, है ना. अब अपन थर्ड एनएफ करते हैं. थर्ड एनएफ क्या बोल रहा है. अब डिकम्पोजिशन पे दो चीजें ज्वाइन याद रखना है. जब भी डिकम्पोजिशन करेंगे तो दो चीजें होना चाहिए. क्या होना चाहिए, तो फाफड़ा और वो कभी लाभ तो समझूंगा नहीं तो कैसे. अभी चलो, सो क्या होना चाहिए, दो पॉइंट्स, लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी रिजर्वेशन. तो डिपेंडेंसीज जो पहले थी क्या अभी है, यस और नो है, वही है. लॉसलेस जॉइन मतलब टेबल को जोड़ के देखो वही बन रही है नहीं बन रही है. देखो जरा, इन दोनों को जोड़ते, ज्वाइन करो. क्या आर ये CR76 की दोनों रो बन जाएगी, मतलब इन दोनों से अगर इस टेबल से इसको जोड़ेंगे तो ये वही रो बन जाएगी पांचों. ऐसे ही ये प्रॉपर्टी 3 थी, पर PG4 का कितना फ्रीक्वेंसी है वहां पे, तो वहां 2 से इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसकी 2 रो बन जाएगी. 16 की 2 बन जाएगी, 2 सेटिस्फाई होंगी तो कंडीशन लगाएंगे ना. इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो इस एट्रीब्यूट और इस एट्रीब्यूट की इक्वलिटी कंडीशन लगाएंगे. ऐसे इस एट्रीब्यूट और इस एट्रीब्यूट की इक्वलिटी कंडीशन लगाएंगे. और ये टेबल ब्रेक किया है, मतलब ये प्राइमरी की है और इस टेबल के ये वाला एट्रीब्यूट इस टेबल का इस वाले एट्रीब्यूट को रेफर करेगा. मतलब ये फॉरेन की, ये फॉरेन की. अगर यहाँ पे डेटा रहेगा तो ही यहाँ पे इंसर्शन. फॉरेन की का कंसेप्ट समझाया नहीं समझाया मैंने अभी तक, है ना. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो प्राइमरी की यहाँ पे क्लाइंट नंबर और यहाँ पे ये क्लाइंट नंबर रेफरेंस है, मतलब मल्टीपल टाइम्स है. और मल्टीपल टाइम्स कौन सा होगा, जो यहाँ पे होगा. ठीक है. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको
क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो लॉसलेस जॉइन है वो भी रहेगा, है ना। तो दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, दोनों के एट्रीब्यूट पे इक्विलिटी कंडीशन लगाओगे, यू विल गेट द एक्चुअल डेटा जो कि इसको ब्रेक करने के पहले। सिमिलरली जब इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो ये प्राइमरी की इस टेबल का और इसको रेफरेंस लेगा ये वाला एट्रीब्यूट। तो दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो वो एक्चुअल टेबल आपको मिल जाएगा। तो लॉसलेस ज्वाइन है, डिपेंडेंसी प्रिजर्व करनी हुई जो पहले थी उतनी की उतनी अभी भी है, टेबल तोड़ दिया पर है वो जिस टेबल में उसका एग्जिस्टेंस था उस टेबल में चली गई, बट है वो जोड़ भी पा रहे, तो हमारा जो डीकंपोजिशन है दैट इज सक्सेसफुल। नाउ थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ क्या बोलता है? फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, कॉपी करना है तो वैसे तो सेकंड एनएफ में होना चाहिए ऐसा लिख दोगे तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट में भी होना चाहिए, पर अपन तो थोड़े और वर्ड बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, सेकंड एनएफ में भी होना चाहिए, और फिर इन विच नो एंड नो नॉन प्राइम की, ये वर्ड ध्यान रखना, नो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। डेफिनेशन आ गया। अब हमको पता है हमको क्या रिमूव करना, ट्रांजिटिविटी, और ये सेट है हमारे पास। अब वापस से अलग अलग सेट हो गए हैं। अब ट्रांजिटिविटी यहाँ पे इस टेबल की सेक होगी, यहाँ पे इस टेबल की और यहाँ पे इस टेबल की। यहाँ ट्रांजिटिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, बाहर हो गए। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी है क्या भाई, ये दोनों से ये दोनों डिपेंड हो गए, ये दोनों से ये दोनों, ये दोनों से ये दोनों, ट्रांजिटिविटी आएगी क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट की है। एट्रीब्यूट 4 है ना, तीनों ही कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, तो यहाँ भी ट्रांजिटिविटी नहीं। अब यहाँ कैसे है, प्रॉपर्टी नंबर से सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं, मतलब ऑनर नंबर डिराइव हो रहा है, यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी नंबर से ऑनर नंबर, और ऑनर नंबर से क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर से ऑनर नंबर और ऑनर नंबर से ऑनर ट्रांजिटिव। क्लियर? आयुषी अरे ये डिप्लोमा कोर्स है ना, इधर यार ये मास्क चल 5 मिनट बचे हैं जल्दी से। ट्रांजिटिविटी है, रिमूव कर दो। अभी उधर चश्मा भी है और आंखें भी क्वाइट सिमिलर थी यार ये लेक्चर के बाद। चलो तो ट्रांजिटिविटी है, रिमूव करना है। रिमूव करना है मतलब ब्रेक, डिकंपोजिशन, टेबल अलग कर दो। अब 3 टेबल हो जाएगी, 4 और कौन सी टेबल चौथी वाली होगी, ऑनर नंबर, और कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी अलग हो जाएगी, ऑनर नंबर। सीख गए आप। You converted the unnormalized data to third NF. Congratulations. Thank you sir। क्या है उसके बाद? अबे देखो भूखे रहता है कितना भी खेला तो। See, that's third NF. This is the actual table. You converted that table into second NF. Property owner and client and rent and property owner. That's converted into second NF. When we go with third NF, so we are converting this table into owner is a different table and property for rent is different table. So see, that's the output. वो जो जिस टेबल को हमने तोड़ा ना वो ये है। अब तोड़ा है तो हमको रेफरेंस बना के रखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी। अगर हम ऑनर नंबर ऑनर नेम को अलग कर देंगे और इधर ऑनर नंबर रखेंगे ही नहीं तो जोड़ नहीं पाएंगे, लॉसलेस ज्वाइन नहीं हो पाएगा। इसके हमने क्या रखा, रेफरेंस जो है वो हमेशा हमारी कॉमन टेबल जिससे हम तोड़ रहे हैं उसको ऐसा तोड़े कि जोड़े तो जुड़ जाए। इस चीज के लिए
जो नेक्स्ट टेबल का प्राइमरी की रहेगा उसको रेफरेंस जरूर लेंगे। इसलिए जैसे यहाँ पे उस टेबल प्रॉपर्टी नंबर को रेफरेंस लिया था, क्लाइंट नंबर को रेफरेंस लिया था, ऐसे ही यहाँ पे इस टेबल को अलग कर रहे हैं और इस टेबल को अलग करने के बाद ये इसका प्राइमरी की बन जाएगा, तो इस प्राइमरी की को यहाँ पे रेफरेंस लिया। Yes. This is the actual table. Right? This one. है ना? अभी अलग कर रहे हैं, टोटल एट्रीब्यूट 5 है, तो ऐसा कर दें, हमारे दिमाग में आया क्या रहे हैं, दो एट्रीब्यूट अलग कर दो और 3 अलग कर दो, तो अलग तो हो जाएंगे पर ज्वाइन नहीं कर पाओगे फिर। और ज्वाइन करने के लिए इंप्लीमेंटेशन हमेशा क्या बोलता है कि कॉमन एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए एक जगह यूनिक और एक जगह उसकी ऑल फ्रीक्वेंसी। तो यूनिक को अलग कर दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने सेव कर लिया बाय द रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की, राइट। तो इससे हमने लॉसलेस जॉइन को भी अचीव कर लिया और डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व कर ही दिए, क्योंकि ऑनर नंबर से ऑनर नेम हम भी बता सकते हैं, राइट। और अगर हम दोनों टेबल को जोड़ दें तो प्रॉपर्टी नंबर से नेम भी बता सकते हैं, तो एग्जिस्ट करती है। यस, अग्री। तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज थोड़ी सी बदल जाएंगी, तो थोड़ी सी क्या बदल जाएंगी, सी। अब प्रॉपर्टी नंबर से आप ऑनर नंबर के साथ ऑनर नेम भी डिराइव कर रहे थे पहले, पर अब ऑनर नंबर उस टेबल में, ऑनर नेम उस टेबल में है ही नहीं, तो ऑनर नंबर यहाँ दिख रहा है, नेम दिख रहा है क्या? नहीं। ऑनर नंबर से ऑनर नेम है, वो एक अलग टेबल हो गया। अब ये टेबल के एट्रीब्यूट्स इसमें, मतलब ऑनर नंबर से ऑनर नेम एफडी इसमें आ गई, और यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर से एड्रेस, रेंट और ऑनर नंबर। समझ में आया? एफडी में क्या चेंज आएगा? Now that's enough, 10 बज गया है। तो आज हमने मेजरली नॉर्मलाइजेशन का जो पार्ट है कि आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया होगा, अननॉर्मलाइज्ड डेटा सेट दिया होगा, या आपको एफडीज का सेट दिया होगा, बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो, कितना मैक्सिमम कन्वर्ट हो सकता है। आज जैसा है ना, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। क्या हुआ? कौन? उसका तुम बोल देना ना। नहीं, ये बोला था, ये Okay, now it's time for attendance, guys. Quick. जल्दी बोल देना, मेरा मूड खराब है, इंडिया हार रही है। दर्शन। प्रेजेंट सर। हुसैन। अभी। अभी। प्रेजेंट सर। निकुंज। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हार्दिक। प्रेजेंट सर। रुमिल। कृष्णा। प्रेजेंट सर। माधव। आयुष। श्यामल। नेविल। मीत। प्रेजेंट सर। सेफिन। रशेष। श्रावण। प्रेजेंट सर। ऋषि। प्रेजेंट सर। जानकी। हरमीश। शरद। प्रेजेंट सर। हार्दिक। प्रेजेंट सर। हर्षिल। प्रेजेंट सर। प्रिया। प्रेजेंट सर। यश। प्रेजेंट सर। पंकज। प्रेजेंट सर। शक्तिराज। प्रेजेंट सर। यश। प्रेजेंट सर। अभिजीत। रंजीत।
विष्णु, दीप, यस सर। दीप अशोक भाई, यस सर। श्रेया, माही, Present, sir. आर्यन, प्रेजेंट सर। दुल्हन, यस सर। धीराज, डॉली, जेनिल, भाविशा, Yes, sir. नील, नील, प्रेजेंट सर। जेनिल, पैनिल, करण, कुणाल, कुणाल, सत्यम, हर्ष, दृष्टि, हर्ष, दृष्टि, हेमांगी, वेद, नसरीन, कौन है? अच्छा ये ना, तुम छुट्टी से क्यों हो इतने दिन से? क्या बोल रहे? नहीं वो क्या बोली थी? अच्छा वो बहाना नहीं बनाती है। जानवी, फातिफ, प्रेजेंट सर। पराग, यस सर। हर्ष, 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 मुदित, प्रेजेंट सर। रोशन, यस। अवकाश भाई, यस सर। करण, यस सर। जीत, करण क्या पढ़ा मैंने आज? करण क्या पढ़ा है? अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा अगर नहीं बताओगे तो। यस सर तो तुमने बोल दिया और फर्स्ट एंड सेकंड है चैट पे लिख रहे हो। आस्था, मालव, यस सर। रिदम, प्रेजेंट सर। अक्षत, ये तुम्हारा नाम इसी क्लास में है क्या? क्योंकि नीचे कॉलम में कर दिया वन सी लेफ्ट। तेरा डिटेल व्हाट्सएप, वो इनरोलमेंट नंबर और वो मुझे व्हाट्सएप। हाँ तो नाम पूरा मेरे को जो स्पेल है ना वो व्हाट्सएप कर देना। और वो कुछ तो नंबर होगा ना, एक जीएन नंबर क्या बोलते हैं, जीआर नंबर, उसके साथ में मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो मैं वो डिटेल लिख लूंगा एग्जैक्ट।